नमस्कार बच्चों, हम लोग अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं। धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। आंतरिक कारक के अंतर्गत बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है? भूकंप पढ़ना है और ये आपका लास्ट टॉपिक भी है। बच्चों इसको हमें आकस्मिक बल के अंतर्गत पढ़ना है, क्योंकि आकस्मिक बल, इससे पहले हम लोग ने दीर्घकालिक बल पढ़ा था और अब हमें क्या पढ़ना है? आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया, अब भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ये आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप क्या पढ़ना है? भूकंप। कल ज्वालामुखी के बारे में हमने पूरा विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे दिया। बच्चों भूकंप के बारे में तो सभी जानते हैं कि भूकंप कैसे आता है। तो जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, क्योंकि ये अचानक से आकस्मिक बल के कारण ये आता है और इसी वजह से अचानक से आता है और तीव्र गति से आता है। तो जब पृथ्वी के ऊपरी भूभाग पर यानी सतह पर, आपकी धरती पर जब मतलब कोई कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। शुरुआत हमने यहीं से किया था, स्थल मंडलीय प्लेट। स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है? एक बार और मैं आपको दिखा दूं जिससे कि आपको याद आ जाए। स्थल मंडलीय प्लेट, देखिए पाठ के शुरुआत में ही था स्थल मंडलीय प्लेटें। यहाँ पे देखिए बनी हुई है, ये जो चित्र बना हुआ है स्थल मंडलीय प्लेट का चित्र बना हुआ। और स्थल मंडल में अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित होता है। ये हमने बताया था कि ये दृढ़ खंड है। ये क्या है? ये आप देखिए, ये दृढ़ खंड है, ये सारी प्लेटें हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। और जब भूकंप जो है और इन्हीं प्लेटों की गति के कारण जो है ये भूकंप आता है पृथ्वी पर, धरती पर। और भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं। हल्के कंपन से लेकर यानी विनाशकारी, ये बहुत विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। बच्चों स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल मचती है। ये जो आप प्लेटें देख रहे हैं, जितनी भी प्लेटें आप देख रहे हैं, इन्हीं प्लेटों के कारण, देखिए प्लेट लिखा हुआ, उस दिन हमने विस्तृत रूप से इसको समझाया था। तो ये जो प्लेटें हैं, देखिए निशान बना, ये पूरा ये जो निशान इसमें लकीरें बनी हैं, इन्हीं प्लेटों में जब आंतरिक रूप से हलचल पैदा होती है और फिर उसके बाद हमने पहले भी बताया है कि ये प्लेटें जो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। और जब इन्हीं प्लेटों में थोड़ी सी भी हलचल इधर उधर हुई, प्लेटें या थोड़ी सी टकराएं या थोड़ी सी भी इधर उधर हुई, तो तब क्या होता है? तब आंतरिक भूभाग में बहुत ज़्यादा हलचल मचने लगती है और फिर उसका परिणाम किसके रूप में हमें देखने को मिलता है? भूकंप के रूप में देखने को मिलता है और ज्वालामुखी के रूप में उसको देखने को मिलता है, और जो बहुत विनाशकारी होता है। तो ये सारी प्लेटें जो हमें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं के कारण भूकंप आता है। बच्चों पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, यहाँ से कि पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप मतलब जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है, उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप उद्गम केंद्र या फोकस। भूकंपी तरंगें, ये जो पृथ्वी के अंदर भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी स्थान को कहते हैं जहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो और फिर इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम आपको समझा दें कि ये देखिए, ये मतलब ये आपका
क्या हो गया, भूकंप उद्गम केंद्र हो गया। ये हमने बिंदी लगाई, ये सॉरी हाँ ये हमने बिंदी लगाई। और फिर ये क्या हो गया, ये आपका केंद्र हो गया जहाँ से भूकंपी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। और फिर इसके बाद इसी के ऊपर ये जो है, इसी के ऊपर जब आएंगे सीधे, क्योंकि इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। ये आपका धरातल हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे जो मैंने लगाया था ये केंद्र हो गया। और इसी के ऊपर जाएंगे तो ये मैंने बनाया है ये धरातल है। और फिर यहीं पे जो है ये अधिकेंद्र होता है, बिल्कुल सिधाई में होता है बच्चों। ये क्या होता है, ये सिधाई में होता है, ये अधिकेंद्र होता है। ठीक इसके ऊपर धरातल के इस बिंदु के ऊपर जो है अधिकेंद्र होता है। इस स्थान पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। जो ये तरंगे हैं, ये आपका ये हमने ये गोला कर दिया, तरंगे ऐसे ऐसे जाती हैं। जो तरंगे बनती हैं ऐसे ऐसे बनती हैं, ऐसे ये हमने सीधी बना दी है ऐसे ऐसे, लेकिन बनती हैं ये तरंगे, इसको तरंगे बोलते हैं। ये तरंगे ऐसे ऐसे उत्पन्न होती हैं। तो ये तरंगे जो है सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं, यहाँ पे, यहाँ से उठती हैं और सीधे जो है ऊपर आ जाती हैं धरातल पे। और इसी बिंदु को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहा जाता है, सबसे पहले पहुँचती हैं। और अधिकेंद्र से भूकंपी तरंगे उसी प्रकार फैलती हैं कि जैसे यहाँ पे उदाहरण आपके किताब में दिया गया है सन। तो तालाब में अगर आप इसको तालाब ही मान लीजिए, ये जो मैंने बनाया है चित्र इसको तालाब मान लीजिए। अगर आपने यहाँ पे कंकड़ डाला, यहाँ पे कंकड़ डालते हैं तो यहाँ से जो तरंगे, आप देखिए कभी भी डाल के देखिए, पानी में डाल के देखिए तो तरंगे यहाँ पे जल्दी से उठेंगी और फिर धीरे धीरे ये चारों तरफ क्या होती हैं, ये फैलती जाती हैं। लेकिन यहाँ पे तरंगे सबसे ज़्यादा होती हैं। कहाँ पे तरंगे सबसे ज़्यादा होती हैं, जहाँ से ये उठी हुई हैं, यहाँ तरंगे सबसे ज़्यादा होती हैं। फिर ये धीरे धीरे ये किनारे पे सबसे कम होती चली जाती हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र में होता है, क्योंकि अधिकेंद्र क्या होता है, यहाँ से ये केंद्र मान लीजिए, यहाँ अधिकेंद्र होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपन हमें दिखाई देता है। तो अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में कमी होती जाती है। और क्योंकि हमने यही बताया ना कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भूकंप में और यहीं पे विनाश सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ से केंद्र, ये जो अधिकेंद्र है, यहाँ पे विनाश सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके चारों तरफ मतलब हल्की पड़ती चली जाती हैं तो वहाँ विनाश कम होता है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे हम बता दें, ये देखिए यहाँ कुछ पॉइंट दिए हैं। भूकंपी तरंगे पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती हैं। ये जो तरंगे होती हैं वो 21 मिनट में पार करती हैं। तरंगे उत्पन्न होती हैं ना ये ऐसी ऐसी, तो ये तरंगे कितने मिनट पार करती हैं, 21 मिनट में। और बच्चों, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। किस पैमाने पर मापा जाता है, रिएक्टर पैमाना होता है, उस पर ये जो तरंगे ऐसे ऐसे जाती हैं, इनको जो है इन्हीं तरंगों के माध्यम से कितनी तेज़ी से आगे बढ़नी, इसी रिएक्टर पैमाने से जो है इनको मापा जाता है। और इनका जो रिएक्टर पैमाना का जो मान है, न्यूनतम मान है, वो न्यूनतम मान यानी सबसे कम मान 0 होता है और अधिकतम मान कितना होता है, 9। तो ये इनका होता है, आपकी किताब में फ़िलहाल दिया नहीं गया है। तो ये मतलब आपको सिर्फ इतना जानना है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने से। ठीक है। और इसके आगे जो तीसरा पॉइंट लिखा है, सुनामी भूकंपी तरंगे नहीं हैं। ये तरंगे इन तरंगों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महासागरीय लहरें हैं। सुनामी, सब लोग कहते हैं सुनामी जो है भूकंपी तरंगे, लेकिन ये भूकंपी तरंगे नहीं हैं। ये भूकंप के कारण जो है उत्पन्न होने वाली जो है ये एक कारण, उसी से जो है ये रूप धारण करती है भूकंप से ही। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। जब भूकंप जैसे कि पृथ्वी पर धरातल पे होता है, आप स्थल
पे देखते हैं वैसे ही तो पानी में ही होता है। जब समुद्र में भूकंप आता है और तो आप देखिए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो सीधे पानी के ऊपर आएगा, तो पानी तो लहरें ऊंची ऊंची उठेंगी ना। तो वहाँ पे क्या होती हैं, लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, और जब लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं तो वो किस तरफ जाएंगी, समुद्र तट की तरफ वो चली जाती हैं। और जब तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं, बहुत ऊंची ऊंची विशाल रूप धारण कर लेती हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, सुनामी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, सुनामी। क्योंकि ये जो है, जो सुनामी है, ये भूकंपी तरंगे नहीं हैं। भूकंपी तरंगों के आने के कारण ये उत्पन्न होती हैं। सुनामी क्या होता है, किसके कारण उत्पन्न होती हैं, ये उत्पन्न होती है भूकंपी तरंगों के आने के कारण। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं। कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं, 80%। एवं ज्वालामुखी क्रिया होती है। हमने बताया भी था कि कल हमने मैप के द्वारा इसको समझाए भी थे कि ज्वालामुखी और भूकंप की देखिए जो पट्टियाँ उसमें दिखाई गई थी वो एक साथ दिखाई गई थी। अभी हम नक्शे पे चलते हैं, और इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, परिप्रशांत अग्निवलय। इसको मैंने कल ही बता दिया था, रिंग ऑफ फायर मैंने कल बता दिया था। और इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र जो है वो भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, और अंततः इसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं, इस पट्टी में, महाद्वीपीय पट्टी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम नक्शे से समझा दें थोड़ा आपको। ये देखिए यहाँ पर आप इस नक्शे को आप देख लीजिए, आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये पूरा अग्निवलय जो बोला गया ना कि ये अग्निवलय रिंग ऑफ क्या कहते हैं, फायर, मैंने कल कहा था इसी को। ये पूरा जो है आपका परिप्रशांत अग्निवलय, ये प्रशांत सागर, ये जो है अग्निवलय, इसी को रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, यानी कि आग का गोला यहीं पे कहा गया है। ये यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर के ये जो चारों तरफ विश्व का है, सबसे ज़्यादा यहीं पे 80% भूकंप आता है। और इसके अतिरिक्त जो ये भूमध्य सागर बताया गया, भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, और इसे जो है क्या कहते हैं, महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखिए क्षेत्र है, दोनों का क्षेत्र एक जैसा है कि जो रेड कलर से बिंदी बिंदी बना हुआ है, बिंदी बिंदी आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, तो ये जो है ये ज्वालामुखी क्षेत्र बताया गया है। और ये जो बैगनी कलर का बना हुआ है, पर्पल यानी कि, तो ये जो है ये भूकंपी क्षेत्र को दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, आपका महाद्वीपीय पेटी है। और यहाँ देखिए ये भारत बना हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, ये भारत बना हुआ। नक्शे में आप देख लीजिएगा एक मैप लेकर के, आपको समझ में आए, इसी पट्टी में आते हैं। मतलब भारत जो है इसी भूकंपी क्षेत्र के पट्टी में आते हैं। जो भारत में भूकंप आता है वो कहाँ से आता है, महाद्वीपीय पेटी के द्वारा आता है। और इधर जो अटलांटिक पेटी है, 3 पेटियाँ मैंने बताया था कि देखिए इधर जो दिया गया है ज्वालामुखी क्षेत्र, यहाँ पे भूकंपी क्षेत्र, इन्हीं पेटियों के बारे में क्या, परिप्रशांत महासागर की पेटी, और मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरा क्या है, अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। तो भारत किस पेटी में आता है, इस महाद्वीपीय पेटी में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं भूकंप से बचाव, यानी कि हम भूकंप जब आता है तो हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। तो भूकंप एक अतिगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, और इसके आने पर काफ़ी जनधन की हानि भी होती है। जैसा कि सभी आप लोग देखते हैं, जब भी भूकंप आता है तो काफ़ी मतलब नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। तो अधिकतर लोग भवन
के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। अक्सर देखते हैं आप लोग, कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो मतलब भवन गिर जाता है, मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें नष्ट हो जाती हैं, मकान भवन आदि जितने भी, क्योंकि जो स्थानीय भवन या मकान होते हैं वो भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई मकान नहीं बना है, अभी तक तो ऐसा कोई मकान नहीं बना है, ना कोई ऐसी टेक्निक मतलब आई है कि जिसके द्वारा हम इस भूकंप के कारण हम बच सकें, कि हाँ ये मकान हम इसको बना लेते हैं और इस पे भूकंप का असर नहीं होगा। ऐसा कोई मकान नहीं बना है जिस पे भूकंप का असर ना हो। और भूकंप से बचने के लिए, इसीलिए जो भूकंप आता है उससे बचने के लिए मतलब उपाय बताए गए हैं कि किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, कि किस प्रकार से हमें इन तरीक़ों को अपना करके हम भूकंप से बच सकते हैं, भूकंप जब आए तो हम उससे बच सकते हैं। तो इसमें जो पहला दिया, देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। तो जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, बच्चे, बहुत से बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र में अपने स्कूल में हैं भी, तो जैसे जब भूकंप आता है तो समय अगर आप घर में हैं या स्कूल में हैं तो तुरंत बाहर चले जाना चाहिए, खुले स्थान पर मतलब खड़े हो जाना चाहिए, जिससे कि अगर मकान वगैरह गिरे तो आपको कोई चोट ना पहुँचे, और दूर खड़ा हो जाना चाहिए, कभी भी उस भवन या स्कूल में नहीं रहना चाहिए। और खुले मैदान, क्योंकि गांव में तो बहुत खुला मैदान रहता है ना, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप भवन से दूर खड़े हो जाइए खुले स्थान पर। अब दूसरा देखिए, यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हों तो किसी मेज, तख्त या ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान यह भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। तो बच्चों, जैसे आप नगर या कस्बा या शहर में हैं आप, तो क्योंकि वहाँ पे आप देखते हैं कि कोई खुला मैदान, तो जितना खुला मैदान आपको गांव में मिलेगा उतना खुला मैदान आपको इन सब जगहों पे नहीं मिलेगा। इसी वजह से जब भूकंप आता है, बचने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी ठोस मतलब वस्तु के नीचे या मेज के नीचे या तख्त के नीचे, तख्त जो होता है उसके नीचे अगर आप छिप जाएंगे तो आप बच सकते हैं, बचने की संभावना मतलब रहती है। ध्यान यह भी रहे कि खिड़की, लेकिन ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आप खिड़की के पास, अलमारी के पास या किसी भारी मतलब जो वजनी वस्तु होती है, जैसे पंखा ऊपर लटक रहा है, उसके नीचे या बगल में नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि जब भूकंप आता है तो अगर पंखा पता चला नीचे ही गिर गया, या अगर गिरा, वो किस दिशा में जा रहा है गिरने के बाद, तो वो आपको पता नहीं चलेगा, जिससे कि आपको मतलब खतरा हो सकता है। इसी वजह से मतलब इन सब चीज़ों के लिए मना किया जाता है। अब अगर तीसरा क्या है, अगर मकान बहुमंजिली हैं, मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से या तकिया से जो है ढक लीजिए। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र जो है लगा लीजिए। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। मतलब जब भूकंप आए, क्योंकि बच्चों इस समय तो बहुमंजिली इमारतें बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखिए, बहुमंजिली इमारतें मतलब काफ़ी बनी हैं। तो अगर बहुमंजिली इमारतें हैं तो उससे तुरंत बाहर आने की कोशिश करिए, और सिर पर जो है हाथ रख लीजिए या तकिया ले लीजिए, क्योंकि तकिए में क्योंकि रुई रहती है, ढेर सारी रुई रहती है, जिसकी वजह से आप मतलब बचने की संभावना आप में रहती है। तो इसलिए यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे लगा लेना चाहिए, उसको लगा करके आप बाहर निकलिए, तो कहा जा सकता है कि आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऐसे समय में लेकिन लिफ्ट का, क्योंकि बहुमंजिली इमारतें हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे लिफ्ट लगी होगी, लेकिन लिफ्ट से आपको कभी जो है नहीं उतरना चाहिए, और सीधे सीढ़ी से उतर करके आपको बाहर आ जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इससे बचने का ये भी उपाय बताया गया। यहाँ देखिए चौथा उपाय जो बताया गया, अगर आप खुले क्षेत्र में हों तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे, मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। तो अगर आप खुले क्षेत्र में हो, जैसे बाहर आ गए, तो लेकिन ये मतलब बाहर आने का मतलब ये नहीं कि आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए, या जहाँ बिजली के तार वगैरह हैं, जहाँ खंभे हैं बिजली के, वहाँ पे आप खड़े हो जाइए, या मकान जहाँ है वहाँ, उससे आप वहाँ पे मत खड़े होइए, और उससे दूर आप जा कर के खड़े हुए तभी आप बच सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों,
बिजली का खंभा है, तार है, क्योंकि बिजली उस समय दौड़ती रहती है, आपको करंट लग सकता है। अगर वो बिजली गिरी तो करंट लग सकता है, या वो खंभा गिर गया या पेड़ गिर गया, तो इन सब चीज़ों से, या मकान भी तो गिर सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से ऐसे स्थान पे आप खड़े होइए बाहर जा कर के जहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब आपसे दूर रहें और गिरने पे आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। और आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 5वां जो बचाव के जो कारण दिए हैं। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार में चल रहे हैं तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं। ये बताए गए हैं बच्चों। अगर आजकल देखिए विज्ञापन बोर्ड बहुत बड़े बड़े सड़कों पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो बहुत ढेर सारे लगे रहते हैं। फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे अगर भूकंप आ जाए तो कभी नहीं खड़ा हो कि फ्लाईओवर गिर भी सकता है। तो पावर लाइन है, वहाँ पे नहीं। तो इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों से भी हमें दूर रह कर ही जो है खड़ा होना चाहिए। तो अगर आप कार में चल रहे हैं तो कार वहीं पे तुरंत रोकिए और बाहर निकलकर किसी खुले स्थान पर आ जाइए। तो अब आप जो लास्ट पॉइंट इसमें दिया है, यदि आप सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम में हैं तो वहाँ से तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाइए। यहाँ भी देखिए, सिर पर हाथ रखने की, जैसे आप बहुमंजिली इमारतों में वहाँ पे सिर रख या तकिया रख करके बाहर निकलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बताया गया अगर आप सिनेमा हॉल या स्टेडियम में हो या ऑडिटोरियम में हो तो वहाँ से आप अपने सिर पर हाथ रख कर बाहर निकलकर दूर खड़े। लेकिन इसका भी ध्यान दीजिए कि जैसे सबसे पहले वृद्धों को आप जाने दीजिए, दिव्यांगों को जाने दीजिए और छोटे बच्चों को जाने दीजिए, क्योंकि आप भागेंगे तो इनको कष्ट होगा। सबसे पहले इनको आप जगह दीजिए इनको निकलने के लिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों, ये तो हो गया आपके बचाव का कारण कि किन किन तरीक़ों से हम मतलब किन किन तरीक़ों को हम अपना कर जो है भूकंप से बच सकते हैं। जब भूकंप आए तो हम इन्हीं तरीक़ों को अपना करके हम बच सकते हैं। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। भूकंप से मानव को होने वाली लाभ या हानि। मतलब भूकंप जब आता है तो कभी कभी लाभ भी पहुंचता है, उससे हानियाँ, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर लाभ है तो उसकी हानि होगी, अगर हानि है तो उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है लाभ भी है। तो बच्चों, भूकंप से लाभ, तो इसका जो पहला लाभ दिया है, भूकंपी तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर ही जानकारी मिलती है। क्योंकि जो भूकंपी तरंगें होती हैं, अभी हमने बताया ना कि ये तरंगें होती हैं, तो मतलब इनकी हमें जानकारी मिलती है कि कहाँ से उठती हैं, कैसे जाती हैं। इन तरंगों की जानकारी हमें मतलब पता चलती हैं इन्हीं भूकंपी तरंगों से, और पृथ्वी के भीतर की जानकारी हमें मालूम हो जाती है। और दूसरा क्या इसमें लाभ दिया है, भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। जैसे जब आप ज्वालामुखी वाला भाग पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने देखा, जब ज्वालामुखी जो है फूटता है, विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, तो उससे भी खनिज पदार्थ बहुत, जैसे लौह खनिज पदार्थ बाहर निकलता है। तो ऐसे ही जो है भूकंप आने पे भी बहुमूल्य खनिज पदार्थ हमें जो जितने भी आंतरिक भाग में, यानी जितने भी पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ अंदर छिपा रहता है, वो भूकंप आने से बाहर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है। और तीसरा जो लाभ है बच्चों, समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इससे व्यापार में सहायता मिलती है। बच्चों, जो समुद्री भाग में भूकंप आता है तटीय भाग में, तो जो मतलब व्यापार की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो मतलब जो गहरी खाइयों का निर्माण, वहाँ पे जलयान आसानी से आ जाएगा। हम माल अपना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में हमें मदद मिलती है। तो उसकी ये बात किया गया है कि हमें व्यापार में बहुत बड़ी सहायता मिलती है, ये एक लाभ है। तो ये 3 लाभ यहाँ पे दिया गया है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, लाभ तो आपने पढ़ लिया, अब यहाँ पे है भूकंप से हानि। देखिए क्या क्या हानि होती है। तो पहली हानि जो दी गई है, भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे जो है आदि
टूट जाते हैं, क्योंकि इन्हें टूट जाते हैं, भारी नुकसान होते हैं इन खंभों के टूटने से। भूकंप आएगा तो सड़क देखिए क्रैक हो जाती है पूरी तरह से, रेल पटरी उखड़ जाती है, पुल टूट जाता है, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। और फिर जो है दोबारा इसे बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। भाई जब टूट जाएगा कोई सामान तो उसको दोबारा तो बनेगा ही, तो इसको दोबारा बनने भी समय लगता है और प्लस पैसा भी खर्च होता है इसको दोबारा बनाने में। तो इसलिए काफ़ी नुकसान हमें पहुंचता है भूकंप आने से। और भूकंप से देखिए दूसरा जो कारण दिया, भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। तो मकान तो भाई भूकंप आने से मकान भी देखिए गिर जाते हैं सब, और कल कारखाना भी जो है बर्बाद हो जाता है, और इससे जो है आग भी लग जाती है, क्योंकि कल कारखानों में जैसे बिजली के तार वगैरह दौड़ते रहते हैं, तो भूकंप आता है अगर कुछ भी हुआ तो वहाँ पे आग लग सकती है, और जिसकी वजह से भारी नुकसान हमें पहुँचता है। और तीसरा देखिए, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेज़ी से होती है, और जिससे बड़े बड़े भूभाग जो है धंस जाते हैं। भूस्खलन यानी भूमि का खिसकना। भूस्खलन क्या मतलब है? भूमि का खिसकना। तो भूकंप जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे अगर भूस्खलन हो गया, वो बहुत बहुत नुकसानदायक होता है भूस्खलन। वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े भूभाग होते हैं वो तेज़ी से इसके कारण जो है धंस जाते हैं। और यहाँ अब चौथा देखिए हानि, गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, और जिससे तटीय क्षेत्रों में जन धन की जो है हानि होती है। क्योंकि इसमें जो है मकान वगैरह जो होते हैं, जितने भी होते हैं, यहाँ पे जो सुनामी आती है इसके कारण, तो सुनामी के कारण जो है ये पूरे मकान, बहुत से व्यक्ति इसमें मर जाते हैं, भागने लगते हैं, और इसमें बहुत बड़ा नुकसान जो भी तटीय क्षेत्र पे रहता है उसके लिए बहुत भारी, उसको भारी नुकसान सहना पड़ता है। इस भूकंप आने के कारण जो लहरें उत्पन्न होती है उससे सुनामी बहुत तेज़, क्योंकि अभी उससे पहले हमने पढ़ा दिया कि ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो ऊंची लहरें जब उठती हैं तो वो लहरें जो है विशाल रूप धारण कर लेती हैं और तट पर पहुँच करके काफ़ी भारी नुकसान वो पहुँचाती हैं। तो बच्चों ये आपका जो है चैप्टर ख़त्म हो गया आज, और अब कल से मैं कुछ और पढ़ाऊँगी। थैंक यू।